बार आप लोग कंफर्म करिए, आपको स्क्रीन और आवाज सुनाई दे रही है? यस सर। ओके, फिर शुरू करते हैं। यस सर। हाँ ठीक है, गुड। तो अभी क्या है कि हमने फ्री वाइब्रेशन का तो अपनी यूनिट खत्म हो गई थी, बट स्टिल आई थॉट कि कुछ न्यूमेरिकल और करवा दिए जाए, तो आज वही न्यूमेरिकल्स करेंगे। देन फोर्स वाइब्रेशन जो है वो नेक्स्ट क्लास से शुरू करेंगे। एक बात, दूसरी बात है कि आपका मिड टर्म का शेड्यूल आ गया है। तो मिड टर्म आपके 10 तारीख से शुरू हो रहे हैं अपने डिपार्टमेंट के। तो उस मिड टर्म का जो है वो जो सिलेबस होगा वो इस वीकेंड तक जितना पढ़ाया जाएगा वो आएगा, है ना। जैसे कि अभी आपका 10 तारीख से है नेक्स्ट वीक, तो अभी इस वीकेंड तक मतलब आपको 7 तारीख तक जो पढ़ाया जाएगा वो आपका डिजाइन और वाइब्रेशन में वो सिलेबस होगा। ठीक है। तो अभी इसमें अपने लोग जो पहली यूनिट है उसके कुछ न्यूमेरिकल्स और हैं वो कर ले। आज एक तरह एक न्यूमेरिकल और है। इस टाइप का न्यूमेरिकल भी काफ़ी आसान होता है लेकिन आता रहता है। तो ये क्या सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन का है, स्टिफनेस का अगर आपको के वगैरह दिया है और उसका सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन करके इक्विवेलेंट स्टिफनेस निकालने को दे सकता है। काफी सबसे आसान क्वेश्चन यही है पूरे वाइब्रेशन में। तो अब इसमें क्या है कि आपसे वो पूछ रहा है नेचुरल फ्रीक्वेंसी, और ये सिस्टम ऐसे बना के रखा है। तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी ओमेगा एन का फार्मूला आपको पता है √k/m। फार्मूला इज √k/m। अब इस क्वेश्चन को देखिए, तो इसमें क्या है कि यहाँ पे तो ये सपोर्ट है सरफेस से कोई, और ये स्प्रिंग डिफरेंट स्प्रिंग के कॉम्बिनेशन ये यहाँ बने हुए हैं, और इसमें लास्ट में एक ये मास एम है। तो क्या होगा कि ये एम जो मास है ये ऑस्किलेट करेगा, है ना। इसको थोड़ा सा डिस्टर्बेंस देके ऑस्किलेट कराएंगे तो ये ऑस्किलेट करेगा। तो इस सिस्टम की फिर आपसे नेचुरल फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, तो इसमें कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आपको ये के जो है इनका इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा, फिर उस के इक्विवेलेंट को इस फार्मूले में पुट कर देंगे और हमारा ओमेगा एन आ जाएगा। ओमेगा एन विल बी इक्वल टू √k/m। तो अभी इसका इक्विवेलेंट निकालना है, इन स्प्रिंग का इक्विवेलेंट निकालना है। देखिए ये कैसे निकाला है। इसमें से क्या है कि ये दोनों जो पैरेलल में होंगी वो k1 प्लस k2 हो जाएगा, और जो सीरीज में होंगी वो ये वाला फार्मूला है ना, 1/k इक्वलेंट इक्वल टू 1/k1 प्लस 1/k2। ये लगना है, ये आपको पहले बताया हुआ है। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, तो ये दोनों पैरेलल में है, तो इनका क्या है, और इस क्वेश्चन में जो दिया हुआ है वो सारी स्प्रिंग की स्टिफनेस सेम है, दैट इज के। तो ये के और के जुड़ जाएंगी, तो ये यहाँ हो गया 2k, तो इसका इक्वलेंट यहाँ बनाया हुआ है 2k। तो ये हो गया 2k, फिर ये k, बाकी सारा विल रिमेन सेम। तो उसके बाद क्या है कि जब अब आप 2k और k ये सीरीज में हो गए, तो इनका इक्विवेलेंट कैसे आएगा, 1/2k प्लस 1/k। तो यहाँ से जब आप सॉल्व करोगे तो जो k इक्विवेलेंट आएगा वो आ रहा है 5k/3। वो आ रहा है 5k/3। कैसे आया, 1/2k प्लस 1/k। ठीक है। अब जो ये 5k/3 है, इसको यहाँ पे ऐसे रख दिया, 2k की जगह 5k/3। उसके बाद क्या है कि ये हो गया 5k/3। उसके बाद एक ये स्प्रिंग के इधर लगी है ना, और फिर ये नीचे लगी। तो अब क्या है कि ये जो 5k/3 है, हाँ सॉरी एक स्टेप बीच में मिस हो गया। ये जो 5k/3 आया है, आई एम सॉरी, मैंने थोड़ा सा आपको एक स्टेप आगे बढ़ गया। तो ये 2k और k का जब इक्विवेलेंट निकालोगे तो वो आएगा 2k/3। ये आया, दिस विल बी 2k/, दिस विल बी 2k/3। ठीक है, दिस विल बी 2k/3। अब क्या है कि जो ये इन दोनों का सम 5k/3 नहीं 2k/3 आएगा। तो ये 2k/3 यहाँ है, फिर ये और ये प्लस k हो जाएगा, ये पैरेलल में है। ठीक है। तो यहाँ से अब इन इसका पूरा जो सम है वो आ रहा है 5k/3। तो ये 5k/3। अब उसके बाद ये इसके सीरीज में हो जाएगा और ये पैरेलल में हो जाएगा। फिर से आप वही करेंगे, 1/k1 प्लस 1/k2, है ना। तो अब यहाँ पे एक 5k/3 आ गया, एक k आ गया। फिर इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से k इक्विवेलेंट आ जाएगा 5k/8।
फिर फाइनली जो ये आपका आया है, ये और ये स्प्रिंग जो है ये आपका सीरीज में है, तो फिर से वही फार्मूला लगा के जो के इक्विवेलेंट आया है वो 13k/21 आया है। ठीक है, तो ये आसान है, ये आप कर लोगे, मुझे ऐसा विश्वास है कि आप कर ले जाओगे। तो ये 13k/2n और फिर ओमेगा एन में निकाल के इक्विवेलेंट की वैल्यू ये यहाँ से पुट कर दिया, और के की वैल्यू दिया हुआ है 2 × 10⁵, उसको यहाँ पुट करके सीधे ओमेगा एन निकल आएगा, और सॉरी ये ओमेगा एन आ जाएगा, और उसके बाद जो है ये ओमेगा एन आ गया, और उसके बाद एफ एन आपको निकालना है तो 1/2π√k/m। ठीक है, या ओमेगा एन अपॉन 2 पाई करके ये आपका हर्ट्ज में आ जाएगा। ये रेडियन पर सेकंड में है, सर्कुलर है, और ये आपकी फ्रीक्वेंसी। तो आई होप ये आप कर ले जाओगे, प्लीज कंफर्म करो तो आगे बढ़े। यस सर, कर सकते हैं। हाँ, ये आसान है। अब उसके बाद क्या है कि ये कुछ न्यूमेरिकल है जो आपका होमवर्क है, तो इसमें भी देख लो, इस तरह के न्यूमेरिकल आप कर लेना, जो बुक दिया है उसमें भी दिया हुआ है। हो गया, किसी भी स्टैंडर्ड बुक उठाओगे वाइब्रेशन में, सब में इस तरह के क्वेश्चन हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन कर लेना। तो जैसे इस वाले में क्या है कि ये एक इंक्लिनेशन है अल्फा, और यहाँ पे एक सर्कुलर ये आपका सिलेंडर है या प्लेट है, और ये स्प्रिंग केस है, तो इट विल ऑस्किलेट, और ये ऐसे ऐसे इधर ये मतलब ये रोल करेगा और ऐसे ट्रांसलेट करेगा। तो इसका आपको इस तरह की प्रॉब्लम सॉल्व कर लेना। फिर यहाँ पे एक बीच में फलक्रम है, यहाँ पे एक मास एम लटकाया है, और इधर स्प्रिंग, सो इट विल ऑस्किलेट लाइक दिस। ठीक है, तो देन ये पुली वाला है, ये आपको इस तरह का कराया हुआ है, फिर यहाँ पे मास एम लटक रहा है, तो ये भी ऑस्किलेट करेगा। सो आप इन तरह के क्वेश्चन कर लेना, कर जरूर लेना, क्योंकि इन्हीं टाइप में से कोई ना कोई आपको यूनिवर्सिटी में भी मिलेगा और गेट में भी मिलेगा। तो ये आपका असाइनमेंट टाइप का है, तो इसको क्या है कि मैं आपको ग्रुप में डाल देता हूँ असाइनमेंट। दिस इज योर असाइनमेंट, ये आपका असाइनमेंट। ओके, सो अब देखिए, अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपको बुक मैंने शेयर करी है वहां से उठाया है। तो इस तरह का भी क्वेश्चन किया है, लेकिन मैं इस क्वेश्चन को इसलिए लिया कि आप समझ पाए कि जो रियल लाइफ चीज़ है उसको हम लोग कैसे अपने उसमें जोड़े, ना जो हम पढ़ रहे हैं उससे कैसे कनेक्ट करें। तो इसको देखिए आप इस क्वेश्चन को। तो इसमें क्या है कि ये देखिए, तो आपका कोई सपोर्ट है, इस पे एक बीम लटकी हुई है, और यहाँ पे एक केबल है, और इस पे कोई जो है मास है ना। तो बेसिकली ये इस तरह का है कि कोई चीज़ जो आपका जैसे वो होती है ट्रेन है, या जो होइस्ट है, या आपका जैसे लिफ्ट वगैरह है, तो उसमें ऐसा ही कुछ सिस्टम होता है। तो यहाँ पे देखो क्या है कि ये जो बीम है और ये जो केबल है, तो ये बीम क्या होगी, इसमें जो ऑस्किलेशंस होंगे, जो वाइब्रेशन होंगे, सिर्फ बीम के बारे में सोचिए। यहाँ से दबा के छोड़ दोगे तो इट विल ऑस्किलेट लाइक दिस, मतलब ये बीम ऐसे हो जाएगी, ये बीम कुछ ऐसे, थोड़ी देर बाद ये ऐसे ऐसे ऑस्किलेट करेगी, राइट, नीचे ऊपर ऐसे, इसकी शेप इस तरह से होती रहेगी। और जो केबल है वो आप जानते हो, केबल है थोड़ा सा ऐसे लंबी होगी, छोटी होगी, फिर लंबी होगी, फिर छोटी होगी, सो यू कैन इजिली इमेजिन ये चीज़ें कैसे होंगी। तो अभी क्या है कि आप क्या करें, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। प्रॉब्लम में क्या लिखा हुआ है ये देखिए, तो एक केबल है जो एक बीम ओवरहेड बीम से बंधी हुई है ना। इसमें पूछा क्या है, निकालना क्या चाहता है, फ्रीक्वेंसी निकालनी है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि अब जो ये बीम है, तो इस बीम की एक स्टिफनेस होगी और एक केबल की स्टिफनेस होगी। अब ये जो बीम है इसकी स्टिफनेस होगी और केबल की होगी। अब सवाल है कि तो ये दोनों की स्टिफनेस तो है हमारे पास, बीम की भी और केबल की भी है। अब इनकी स्टिफनेस सीरीज में है या पैरेलल में है, इसलिए ये न्यूमेरिकल मैंने डाला, अभी मुझे याद आया। यानी कि आपको ये डिसाइड करना है कि ये जो न्यूमेरिकल ये जो चीज़ है ये सीरीज में है या पैरेलल में है, ये कैसे डिसाइड हो। तो आप में से कोई ट्राई करना चाहेगा?
डायग्राम से तो दिख रहा है सीरीज में, लेकिन क्यों सीरीज में? क्योंकि ऑस्किलेशन एक ही डायरेक्शन में दोनों का। अच्छा, और कुछ, और कोई ट्राई करना चाहेगा? देखो, इसका आसान तरीका ये है, इसका तरीका क्या है कि यहाँ पे देखिए, जैसे ये दो स्प्रिंग हैं, ये वाली और ये वाली, ये दोनों पैरेलल में है। तो कोई स्प्रिंग पैरेलल में तब कही जाएगी जब जो इलोंगेशन है, यहां से खींचोगे, दोनों का इलोंगेशन यानी कि जो डिफॉर्मेशन है वो सेम हो, तो वो चीज पैरेलल में है। अगर दोनों का इलोंगेशन का सम हमें फाइनली मिल रहा हो तो वो सीरीज में है। तो जैसे इन दोनों का इलोंगेशन एक जब यहां से खींचोगे तो सेम आएगा, तो ये पैरेलल में। अब यहाँ पे जब हमने क्या किया कि अब सीरीज वाला एग्जाम्पल देखें, जैसे ये है, तो ये और ये जब इसको आप यहां से खींचोगे तो इसका इलोंगेशन अलग होगा, इसका इलोंगेशन अलग होगा। क्यों अलग होगा? क्योंकि दोनों की स्टिफनेस अलग अलग है, इसलिए इसका इलोंगेशन और इसका अलग होगा। तो जो टोटल इलोंगेशन होगा दैट वुड बी सम ऑफ दिस इलोंगेशन प्लस दिस। So point is, if the elongation is equal to sigma 1 plus sigma 2, then our springs are in series. And if delta is equal to delta 1 equal to delta 2, तो वो हमारा किस में होगा? पैरेलल। बोलो ठीक है, समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये सीरीज का केस है। क्यों? क्योंकि देखो, जब इसको आप मास m से खींचोगे तो केबल में जो एक्सटेंशन होगा और बीम जितना ये झुकेगी, तो इसका जो इस पॉइंट का जो डिस्प्लेसमेंट होगा बीम के मिड पॉइंट का और केबल का एक्सटेंशन, वो दोनों का सम इक्वल टू चेंज इन लेंथ ऑफ ये m जितना नीचे जाएगा वो होगा। सो व्हाट आई एम सेइंग दैट इफ इट इज डेल्टा, यहाँ पे डेल्टा 1 है और बीम जितना झुक रही है वो डेल्टा 2 है, सो डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, सो दे आर इन सीरीज। बोलो ठीक है? यस सर। ओके, अब सवाल ये है कि केबल की स्टिफनेस तो दी हुई है डायरेक्ट, अब जो बीम है इसकी स्टिफनेस कैसे निकालें? तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि बीम का ये फार्मूला मैंने आपको पहले बताया हुआ है। ये फार्मूला आपको आइडिया है ना कि बीम की स्टिफनेस का ए ई अपॉन एल, हाँ या ना? यस सर, सोम में पढ़ी थी पहले। हाँ, सोम में पढ़िए, गुड। तो ये स्टिफनेस ऑफ बीम का फार्मूला हो गया, तो सीधे ये फार्मूला लग के बीम की स्टिफनेस यहाँ से आ जाएगी, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई और लेंथ ऑफ बीम इज एल। तो यहाँ से हमारा को बीम की स्टिफनेस मिल गई, केबल की स्टिफनेस दिया हुआ है, ठीक है। सो केबल की स्टिफनेस मिल गई। अब दोनों जो है हमारा सीरीज में है, तो सीरीज का इक्विवेलेंस का ये फार्मूला है, 1/k इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/k1 प्लस 1/k2। उसको रीअरेंज करोगे तो इस तरह की फॉर्म में आ जाएगा, है ना? ये फॉर्म आ गया, दोनों वैल्यूज हमारे पास हैं, तो यहाँ से हमें के इक्विवेलेंट सॉल्व होके आ जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद क्या है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी निकालना बहुत आसान है, फिर उसके बाद अंडर रूट के अपॉन एम करके ये हमारा आ जाएगा, ठीक है। बोलिए। यस सर, समझ में आ गया। अब एक, हाँ वेरी गुड, अब एक चीज ध्यान रखना कि हम नेचुरल फ्रीक्वेंसी को हमेशा रेडियन पर सेकंड में देंगे, है ना? अभी इसका आगे एक न्यूमेरिकल करेंगे, उसमें इसका मतलब समझ में आएगा कि ये रेडियन पर सेकंड में है, ठीक है। तो अब हम लोग एक रियल लाइफ एग्जांपल है वो देखते हैं। तो ये जो मैंने आपको बुक शेयर करी है,
उस पे दिया हुआ है, और ये बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है। अगर ये न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर ले जाते हैं तो इसका मतलब आपको इस चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो ये थोड़ा टफ भी है, आसान नहीं है, बट दिस इज गुड क्वेश्चन। तो अब इस क्वेश्चन को देखिए, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि अगर आप कहीं मॉल में या आजकल कोई भी जो रेस्टोरेंट वगैरह में जाओ, तो इस तरह के गेट आपको कांच के, ग्लास के अक्सर दिखते हैं, इस तरह। तो ये जो गेट है, इसमें यहाँ पे लेफ्ट इधर इस जगह पे ऐसे कुछ लगे होते हैं, इसमें टॉर्सनल स्प्रिंग है और टॉर्सनल डैम्पर है, ये लगे होते हैं। यानी इसमें स्प्रिंग भी है, स्टिफनेस भी है, टॉर्सनल स्प्रिंग है तो उसकी स्टिफनेस है, और उसमें डैम्पर भी है ना, विस्कस डैम्पर है, वो भी लगे होते हैं, गोल गोल से छोटे सिलेंडर टाइप के लगे होते हैं, अगर आपने ध्यान दिया हो तो देखिए। और ये पूरा ग्लास का ऐसे बना होता है, यहाँ हैंडल होता है। उसके बाद क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि इसको आप पुश करो, मॉल वगैरह में भी आपने देखा होगा, देखा जरूर होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं देखा होगा। तो इनको क्या है कि अगर आप वो करो, पुश करो और उसके अंदर निकल जाओ, तो उसके बाद वो धीरे धीरे वापस अपनी जगह पे आ जाता है ना। तो लेट मी शेयर यू दिस। ये इस तरह का दरवाजा देखा है या नहीं, या उसको यस सर, देखा हाँ हुआ है। बिल्कुल, हाँ ठीक है। तो अभी क्या है कि इसको डिजाइन करना है, आपने देखा हुआ ये मानते हुए। तो अब इसमें क्वेश्चन देखिए क्या है। तो रेस्ट रूम मतलब बाथरूम होता है। द रेस्ट रूम डूअर ऑफ फिगर दिस इज इक्विप्ड विद ए टॉर्सनल स्प्रिंग एंड टॉर्सनल विस्कस टेम्पर। तो यहाँ पे टॉर्सनल स्प्रिंग और टॉर्सनल टेम्पर एक साथ ही, इसी यही जो छोटा सा ये लगा इसी के अंदर है। तो इसकी वजह से ये ऑटोमेटिकली ये अपने आप क्लोज हो जाता है, बंद हो जाता है। आप यहाँ जाइए, इसको खोलिए, आप हटेंगे, ये वापस अपनी पोजीशन पे आ जाता है। इसकी खास बात ये है कि इसको आप चाहे जितना तेज खोलो, लेकिन ये आता धीरे धीरे है। जो आता धीरे धीरे बंद होता है, यानी ओपन तो आप चाहे जितना तेजी से खोल लो, वो दैट इज अप टू यू, बट वो वापस क्लोज धीरे धीरे होता है। ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस डैम्पर, जो यहाँ पे डैम्पर लगे हुए हैं, इनकी वजह से। तो इस दरवाजे का वजन है 60 किलोग्राम, और इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो है रोटेशन के लिए, वो 7.2 किलोग्राम पर मीटर इंटू मीटर स्क्वायर है। यानी आई दिया हुआ है और एम दिया हुआ है। द टॉर्सनल स्प्रिंग है, जो स्प्रिंग की स्टिफनेस दिया हुआ है 25 न्यूटन मीटर पर रेडियन, है ना। इसीलिए मैं रेडियन बार बार इसलिए बोल रहा था कि ये सारे फार्मूलों में जो यूनिट है थीटा की, वो रेडियन है, डिग्री नहीं है। ठीक है, अब क्वेश्चन है, व्हाट इज द डैम्पिंग कोफिशिएंट सच दैट सिस्टम इज क्रिटिकली डैम्प। तो आपसे डैम्पिंग कोफिशिएंट पूछ रहा है कि ऐसा क्या डैम्पिंग कोफिशिएंट हो जिससे कि ये क्रिटिकली डैम्प हो। ये क्वेश्चन क्यों पूछ रहा है कि अगर क्रिटिकली डैम्प करना है तो जाई की वैल्यू क्या होगी, बताओ। आपको अंडर डैम्प, क्रिटिकली डैम्प और ओवर डैम्प बताया था। जाई इज डैम्पिंग रेशियो, सी इज डैम्पिंग कोफिशिएंट। तो क्रिटिकली डैम्प के लिए जाई की वैल्यू क्या होगी, आवाज गई क्या, नो आवाज आ सर, रही है। आवाज आ रही है। हाँ बताओ, फिर आंसर बताओ। आपको तीन तरह के सिस्टम बताए थे ना। जाई, अंडर डैम के लिए जाई की वैल्यू क्या होगी, एक से कम होगी, ज्यादा होगी। आप लोगों को मेरी बात नहीं, मतलब मेरा लेक्चर आपको समझ में आता है या नहीं। एक से कम होगी सर। हाँ गुड, तो बताओ। और अगर ओवर डैम्प है तो जाई इज ग्रेटर देन 1 होगा। यस सर। और क्रिटिकली डैम्प है तो जाई की वैल्यू क्या होगी,
एक होगी सर इक्वल टू। हाँ इक्वल टू 1 होगी। तो इसको फटाफट बताया करो ना आप, जैसे वो रिदम टूट जाता है। ठीक है, तो कोई चीज ऐसी बात नहीं, अगर आप कोई गलत भी बता देते हो तो मैं आपको क्रिटिसाइज थोड़ी कर रहा हूँ, कोई शर्म की बात थोड़ी है। तो फॉर क्रिटिकली डैम जाई इक्वल टू 1, जाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, जाई इक्वल टू 1। मैं एक बड़ी बात कहने जा रहा था तो मैं भूल गया, अब याद आया। तो ये आपसे डैम्पिंग कोफिशिएंट पूछ रहा है जब सिस्टम क्रिटिकली डैम्प हो। तो जो जाई है उसका फार्मूला है जाई इक्वल टू सी अपॉन सी सी। तो यहाँ पर सी क्या है, डैम्पिंग कोफिशिएंट है, और सी सी क्या है, क्रिटिकल डैम्पिंग कोफिशिएंट, और जाई क्या है, डैम्पिंग फैक्टर या डैम्पिंग रेशियो। तो क्रिटिकली डैम्प के लिए जाई इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, सी विल बी सी सी। ठीक, और सी सी का फार्मूला क्या है, 2m ओमेगा एम। ठीक है, ये फार्मूले आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, यानी कि पहली बात तो ये है कि जैसे ही आपने आपके वाइब्रेटिंग सिस्टम में मास m और ओमेगा एन क्या होता है, अंडर रूट के बाई एम। तो जैसे ही आपने मास m और स्टिफनेस डिसाइड कर लिए, तो इसका मतलब उसका क्रिटिकल डैम्पिंग कोफिशिएंट भी डिसाइड हो गया है। क्यों, क्योंकि सी सी इक्वल टू 2m ओमेगा एन। तो जैसे ही आपने, अभी उसमें डैम्पर नहीं है, अभी आप समझिए कि आपका जो सिस्टम है उसमें केवल मास है और स्टिफनेस है। तो मास और स्टिफनेस है तो उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी डिसाइड हो गई, वो हो गई अंडर रूट के बाई एम। और अगर ओमेगा एन मिल गया और मास एम है, तो उसकी क्रिटिकल डैम्पिंग कोफिशिएंट भी फिक्स हो गई, सी सी, सी सी इक्वल टू 2m ओमेगा एन। अब आपके पास डैम्पर का चॉइस है कि डैम्पर की आप स्टिफनेस, जो डैम्पिंग कोफिशिएंट है सी, वो आप कम ज्यादा कुछ भी ले सकते हैं। आपको डिजाइन समझा रहा हूँ। तो अब जब आपसे पूछ रहा है कि डैम्पिंग कोफिशिएंट सी की वैल्यू क्या होगी जब सिस्टम क्रिटिकली डैम्प है, तो जब सिस्टम क्रिटिकली डैम्प है तो ये सी सी की वैल्यू तो फिक्स हो गई ना। तो जो सी सी की वैल्यू होगी वही सी हो जाएगी। बोलो, समझ में आया? यस सर। यानी कि इस वाले जो दरवाजा आप देख रहे हैं, इस वाले केस में अगर आपको क्रिटिकली डैम्प बनाना है इस दरवाजे को, तो आपका जो डैम्पर है, मास एम आपने फिक्स कर दिया और जो स्प्रिंग लगाई यहाँ पे वो फिक्स कर दिया। अब जो डैम्पर है उसका डैम्पिंग कोफिशिएंट अगर क्रिटिकली डैम्प लेना है तो उसकी वैल्यू 2m ओमेगा एन होगी, 2m ओमेगा एन। यानी कि यहाँ से जो वैल्यू आए उस वैल्यू का आप यहाँ पे डैम्पर लगाइए क्रिटिकली डैम्प करने के लिए। ये बात समझ में आ गई? यस सर। ओके, तो पहले ये वाला करते हैं, उसके बाद एक क्वेश्चन और करेंगे। क्वेश्चन थोड़ा टफ है लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप समझिए इसको। बट दिस इज सी, हम वाइब्रेशन पढ़ रहे हैं लेकिन वाइब्रेशन का यूज एज एन इंजीनियर प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है ये, कि अब भाई इसमें डिजाइन का सवाल है कि भाई ये आपको मान लो ये इसकी चौड़ाई और ऊंचाई ये तो मान लो मिल जाएगी, ये कांच का बनाया है तो उसके हिसाब से एम मिल गया। स्प्रिंग आप इसको कितना हार्ड रखना चाहते हैं दरवाजा, भाई इसको भी बहुत ज्यादा हार्ड नहीं रखना है, बहुत ज्यादा हल्का नहीं रखना है, तो उसके हिसाब से आप टॉर्सनल स्प्रिंग ले लेंगे, स्प्रिंग की स्टिफनेस हो गई। तो आपका मास और स्टिफनेस तो डिसाइड हो गया। अब सवाल है कि हम जानना चाह रहे हैं कि इसमें जो डैम्पर लगाएं वो हल्का लगाएं कि तगड़ा लगाएं, उसकी वैल्यू क्या हो, वो डिस्कशन है इस प्रॉब्लम में। ठीक है, तो अगर मुझे क्रिटिकली डैम्प इसको डिजाइन करना है तो मेरा जो क्रिटिकल डैम्पिंग कोफिशिएंट है वो 2m ओमेगा एन होगा। m मेरा फिक्स हो गया इसकी लंबाई चौड़ाई से, जो इसकी k है स्टिफनेस वो मेरा डिसाइड हो गया इस बात से कि उसको मुझे कितना तगड़ा रखना है। ये एक्सपीरियंस से भी आएगा। और बहुत ज्यादा स्टिफनेस की स्प्रिंग लगा दिया, पता चला आदमी खोल ही नहीं पा रहा है, या बहुत हल्की स्प्रिंग आपने लगा लिया, पता चला हवा आया और दरवाजा खुल गया, तो उसके हिसाब से के और एम डिसाइड हो गया। बोलो, समझ में आया? यस सर। अब मुझे केवल ये पता करना है कि डैम्पर में कितने उसका लगाऊं। तो उसके लिए पहला उसने जो क्वेश्चन आपसे पूछा है
वो ये पूछा है कि क्रिटिकली डैम्प हमें करना है। अब इसको हम भाई, अब इसमें 3 तरह का हम सिस्टम इसको बना सकते हैं, अंडर डैम्प, क्रिटिकली डैम्प और ओवर डैम्प। तो उसने शुरुआत करी, आपसे पूछा है कि क्रिटिकली डैम्प हमें सिस्टम बनाना है, तो आप डैम्पिंग कोफिशिएंट बनाइए, बताइए। तो ये बहुत आसानी से निकल आएगा 2m ओमेगा n। बोलो ठीक है। यस सर। अब हमें इसमें निकालना है ओमेगा n। तो देखो, इसमें एक प्रॉब्लम है। एक प्रॉब्लम ये है कि ये जो दरवाजा है इसका एंगुलर मोशन हो रहा है। ये लीनियर यस मोशन सर। नहीं है, ये एंगुलर मोशन है दरवाजे का। तो जब ये एंगुलर मोशन है तो इसमें इनर्शिया आई का भी टर्म आएगा। तो वो जो टर्म है वो आई की वैल्यू आपको दे रखा है 7.2 किलोग्राम मीटर स्क्वायर, है ना। तो इसमें दिया हुआ है कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो दिया हुआ है। तो अब मुझे ये बताओ, ये मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ है या एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ है? आपको पढ़ाया था ना मैंने, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये क्या दिया हुआ है? मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया में क्या आएगा? मास आएगा, एरिया? मास ही आएगा सर, मास ही है। हाँ, मास आएगा, बिल्कुल सही है। तो इसकी जो यूनिट है यहाँ पे देखो, ये क्या है, 7.2 किलोग्राम, है ना। यस सर। तो किलोग्राम मास की यूनिट है, तो इसलिए हमको ये मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ है। अगर ये एरिया होता तो ये m स्क्वायर ना होके m की पावर 4 आता, ठीक है। तो चूंकि यहाँ पे किलोग्राम दिया हुआ है, सो इट इज मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। सो आई जो है हमारा वो मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ठीक है। तो अब चूंकि ये प्रॉब्लम ये है कि ये एंगुलर मोशन है और आई भी है हमारे पास, तो इसकी जो इक्वेशन है वो थोड़ी चेंज हो जाएगी। तो सबसे पहले हमें इसकी गवर्निंग इक्वेशन बनानी पड़ेगी। तो गवर्निंग इक्वेशन जो बनाई है, एक तो आप बेखौफ होके यूज किया करो। मैंने कहा हर बार इक्वेशन ऐसी ही आती है, जैसे आती थी एम एक्स डबल डॉट प्लस सी एक्स डॉट प्लस के एक्स इक्वल टू 0। अब थीटा की टर्म में है तो एम थीटा डबल डॉट प्लस सी थीटा डॉट प्लस के थीटा इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आई भी आ गया है, तो आई सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट है, इसलिए पार साइड लगा है। आई प्लस दिस एम आर स्क्वायर, पहले हमने किया, इससे पहले जो लास्ट क्लास में किया था वहां पे भी ये टर्म आई थी, आई प्लस एम आर स्क्वायर थीटा डबल डॉट प्लस ये। तो ये तो आता ही आता है। मान लो आपको नहीं भी समझ में आया तो भी आप समझ लो कि इस तरह से लिखा जाता है। अब लेकिन ये देखते हैं ये आया कैसे। इसके लिए इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना हुआ है। तो देखिए, यहाँ पे हमारा स्टिफनर है। अब हम इस इक्वेशन को कैसे आया ये समझने की कोशिश करेंगे। एक बात तो तय है कि ये एंगुलर मोशन है और यहाँ पे डैम्पर भी है और स्टिफनेस भी है। तो ये एम के सी वाला सिस्टम है, इसमें मास भी है, स्टिफनेस भी है, डैम्पर भी है। इतनी बात। दूसरी बात क्या है कि इसका एंगुलर मोशन है। तो अब हमारे पास जो फोर्सेस हैं, एक है स्प्रिंग फोर्स, जो यहाँ पे स्प्रिंग लगी है उसकी वजह से मिलेगा, तो उसकी वैल्यू हो गई के थीटा। बोलो ठीक है, स्प्रिंग फोर्स हो गया के थीटा। यस सर। डैम्पिंग फोर्स हो गया सी थीटा डॉट सी इंटू एंगुलर वेलोसिटी, है ना। यस सर। ये दो हो गए। अब हमको इसमें देखना है कि हमारा जो फोर्सेस हैं, इनर्शिया फोर्स, तो आई अल्फा हो जाता है। एक्चुअली इसकी जो इक्वेशन लिखेंगे वो हम इस एक्सिस के अबाउट जो जितने भी टॉर्क हैं उनका अलजेब्रिक सम इक्वल टू आई अल्फा, ये इक्वेशन लगाएंगे। क्या है? इस एक्सिस के अबाउट जितने भी टॉर्क है उनका अलजेब्रिक सम इक्वल टू आई अल्फा। अल्फा को हम लिख सकते हैं आई थीटा डबल डॉट, आई थीटा डबल डॉट, ठीक है। ये आई हमको दिया हुआ है, आई बार हमको इस दरवाजे का इस एक्सिस के अबाउट दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, आई शायद इस एक्सिस ने इसके सेंट्रोइडल एक्सिस पे दिया है। हाँ, पैरेलल टू दी एक्सिस
and a centroidal moment of inertia about an axis parallel to the axis of your of rotation। हाँ ठीक है। तो हमें ये जो आई दिया है ना, देखो आई दो जगह दे सकता था, उसने आई की वैल्यू हमें इस एक्सिस के अबाउट दिया हुआ है। सो बेसिकली यहाँ पे हमको आई दिया हुआ है। अगर आई इस एक्सिस पे नहीं देके इसके यहाँ पे सेंटर पे दिया, सेंट्रॉइड, इसका सेंट्रॉइड तो यहाँ है और ये घूम रहा है इस एक्सिस के अबाउट, तो अगर यहाँ दिया होता तो हम इसको पैरेलल एक्सिस थ्योरम से इधर शिफ्ट करते तो आई की वैल्यू फिर दूसरी होती। लेकिन उसने हमें डायरेक्टली जो ये आई बार दिया हुआ है वो इस रोटेशन के अबाउट दिया हुआ है। सो दिस इज करेक्ट। बोलो ठीक है, समझ में आई मेरी बात? यस सर। ओके, अब हम जितने इस एक्सिस के अबाउट जितने टॉर्क लग रहे हैं उनका अलजेब्रिक हम निकालेंगे। तो एक तो जो हमारा स्टिफनेस, जो ये स्प्रिंग की स्टिफनेस की वजह से जो टॉर्क है वो के थीटा हो गया। यस सर। ठीक है, अगर थीटा, ये के थीटा जो हमने आपको बोला था, अभी गलती से मैंने शायद फोर्स बोल दिया था, ये के थीटा फोर्स नहीं है। फोर्स तो होगा, फोर्स क्या होता है? फोर्स होता है के इंटू एक्स, ठीक है। लेकिन ये क्या दिया हुआ है हमें? के इंटू थीटा। सो के एक्स इज योर फोर्स और जो टॉर्क है वो के थीटा होगा। आई एम सॉरी, ये मैंने शायद गलत बोल दिया था। ठीक है, तो ये जो के थीटा है ये क्या है? टॉर्क है। और सी थीटा डॉट क्या है? ये भी टॉर्क है बिकॉज ऑफ डैम्पिंग फोर्स। और ये क्या है? टॉर्क है के टी थीटा बिकॉज ऑफ डैम्पिंग, ओ सॉरी, स्टिफनेस फोर्स, स्प्रिंग फोर्स। तो स्प्रिंग फोर्स की वजह से जो टॉर्क है वो के थीटा, डैम्पिंग फोर्स की वजह से जो टॉर्क है वो सी थीटा डॉट। बोलो ठीक है ये? यस सर। अब हमारे पास इंपॉर्टेंट काम बचा है कि जब इसको हम पुश करेंगे तो उस फोर्स की वैल्यू क्या होगी। कोई गेस करना चाहेगा ये वैल्यू कैसे आई है? डी जो है वो ये इसकी डिस्टेंस है, जिस पॉइंट से है ये जो डिस्टेंस है वो डी है। ये क्या चीज है? कोई गेस करना चाहेगा ये क्या है? एक्सेलरेशन। मास भी तो है गेट। इसमें। हाँ तो वो जो एंड का फोर्स होता है जो लगाते हैं हम गेट पे हाँ वो। हाँ करेक्ट। ये आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, एम आर ओमेगा स्क्वायर। याद आया? नहीं याद आया? सेंट्रीफ्यूगल, इसको शायद यस मैंने सर। यहाँ पे पहले से लिख रखा है। ये देखिए, हाँ किया हुआ है भाई। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फार्मूला होता है एम वी स्क्वायर अपॉन आर। आर यहाँ पे डायमीटर डी है। वी इज इक्वल टू आर ओमेगा लिखोगे तो आर की जगह डी आ जाएगा, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर और थीटा डॉट का स्क्वायर। ठीक है, और उसके अपॉन डी, तो ये डी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो एम डी थीटा डॉट स्क्वायर आ जाएगा। सो दिस इज योर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। बोलो ठीक है? यस सर। अच्छा, अब अगर जो इसका अगर मुझे इस दरवाजे का मुझे अगर एंगुलर एक्सीलरेशन पता है तो जो फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका एम। भाई फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सीलरेशन, या मास इंटू लीनियर एक्सीलरेशन होता है। अब ए की जगह क्या हो जाएगा? इसको हम एंगुलर फॉर्म में लेना चाहते हैं तो ए इज इक्वल टू आर अल्फा। आर यहाँ पे डी है तो ए की जगह क्या आ जाएगा? डी अल्फा। बोलो ठीक है? यस सर। कुछ लोग बोल नहीं रहे, लग रहा समझ में नहीं आ रहा है। भाई देखो, ये यहाँ पे दो आपको दिखा रहा है। इस दरवाजे
से जो ये एक्सिस है इसकी तरफ जो फोर्स लगेगा वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। और जैसे दरवाजा खोलते हो ना, हैंडल पे आप हाथ से फोर्स लगाते हो ना, तो उस तरह का फोर्स है। अगर मान लो मैं इसको कहता हूं कि ये जो है एक्स एक्सिस है, ये वाई है ना, तो और ये वाला जेड है, दिस इज एक्स, दिस इज वाई। तो ये जो गोले में है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, वो एक्स एक्सिस के अबाउट लग रहा है। एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में लग रहा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या नहीं? बोलो। नहीं समझ में आ रहा तो बोलिए। नहीं समझ में आया सर। अच्छा कोई बात नहीं। इस दरवाजे को आप रिज्यूम कीजिए कि ये दरवाजा है, और ये जो एक्सिस है ये वाला, ये है आपका एक्स एक्सिस, ठीक। और जो ये दरवाजे की ये पूरी ऊंचाई है ये वाई एक्सिस है। एक्स हो गया, वाई हो गया। एक्स वाई के परपेंडिकुलर जो है वो है जेड, ठीक है। ठीक है। यस सर, यस सर, तो समझ में अब आ गया सर आगे। तो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो एक्स एक्सिस के अलोंग है, अबाउट नहीं, अलोंग। यस सर, जो यस सेंट्रीफ्यूगल सर, यस फोर्स है सर। वो एक्स एक्सिस के अलोंग है। और जो इस दरवाजे पे आप हाथ से जो धक्का दे रहे हो वो जेड एक्सिस की अलोंग है। यस सर, यस सर। जिस कमरे में आप बैठे हो उसके में सोचिए, आप उसका हैंडल आप खोलोगे, और जब मैं डायरेक्शन बता रहा हूँ उस हिसाब से सोचो तो आपको समझ में आ जाएगा। ये जो फोर्स है एम डी थीटा डबल डॉट, ये जो फोर्स है ये जेड एक्सिस के अबाउट है, ठीक है। तो ये जो फोर्स है यस सर, एम डी थीटा डबल डॉट, ये कैसे आया ये मैंने यहाँ एक्सप्लेन किया है कि अगर इसका लीनियर एक्सीलरेशन ए है और मास एम है, तो वो हो गया एम इंटू ए इज इक्वल टू, लीनियर का एंगुलर में करते हैं तो आर अल्फा हो जाता है, ए इंटू डी एल, ए इक्वल टू डी अल्फा हो गया, और अल्फा है थीटा डबल डॉट। तो जो फोर्स है वो हो गया एम डी थीटा डबल डॉट। बोलो ठीक है। यस सर। अच्छा तो अगर समझ में आ रहा है तो ये बताओ, ये जो एम डी थीटा डबल डॉट जो फोर्स है, इसका इस वाई एक्सिस के अबाउट टॉर्क या मोमेंट कितना होगा? भाई एक एक तो इस दरवाजे का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई अल्फा वो तो दिया हुआ है। अब मैं पूछ रहा हूँ कि एम टी थीटा डबल डॉट है ना, तो इसकी वजह से भी तो इस एक्सिस के अबाउट एक मोमेंट होगा, टॉर्क होगा। उसकी वैल्यू बताओ। फोर्स ये दिया हुआ है एम डी थीटा डबल डॉट, तो टॉर्क कैसे निकालते हैं? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? यस सर। स्मॉल डी। जी। यस सर। फोर्स एम डी थीटा डबल डॉट है, तो ये जो मोमेंट होगा ये हो जाएगा एम टी एम स्क्वायर डी स्क्वायर डबल थीटा टी। डबल डॉट। ये बात यस। जिसको समझ में नहीं आई है प्लीज बताइए। हाँ जी, सबको समझ में आ गया है? सुमित, रवि, यस सर। खुशवंत, हर्षित, गिरिराज, आकाश। एम डी स्क्वायर थीटा डबल डॉट कैसे आया ये बात समझ में आ गई या नहीं, या रिपीट करूं? कोई जल्दी नहीं है मुझे, आपको समझना ज्यादा जरूरी है। समझ में आ गया सर। नहीं और लोग भी बोले, आपको तो आ गया। ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं सबकी सहमति चाहता हूँ। सॉरी मैं वीडियो भूल गया। अब बोलो भाई, बाकी लोग बोलो। सुमित गुप्ता, समझ में आया?
रवि वर्मा, ये सब लोग ज्वाइन करके गायब हो जाते हैं क्या? पता नहीं तो। सुमित गुप्ता, रवि वर्मा, ये भी अच्छा तरीका है, कनेक्ट करके सो जाओ, मास्टर चिल्लाता रहेगा। चलो, आई अज्यूम कि आपको समझ में आ गया है। मैं फिर से एक बार बता देता हूँ। तो अब मेरे पास 4 टॉर्क हो गए। 4 कौन कौन से? एक तो डैम्पिंग फोर्स की वजह से जो टॉर्क है सी थीटा डॉट, स्प्रिंग फोर्स की वजह से जो टॉर्क है के थीटा, और जो हमारा यहाँ हैंडल पे जो मैं फोर्स लगाऊंगा उस फोर्स की वैल्यू है m इंटू एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन इज ए इज इक्वल टू आर अल्फा, आर यहाँ पे डी है, अल्फा थीटा डबल डॉट है। सो जो हाथ से जो मैं फोर्स लगा रहा हूँ वो है एम डी थीटा डबल डॉट। इस फोर्स का, एम डी थीटा डबल डॉट का, इस एक्सिस के अबाउट, जहां पे बाकी सारे फोर्सेस का लिया है हमने टॉर्क तो मोमेंट, वही इसका मोमेंट इधर ले लिया, तो एम डी थीटा डबल डॉट इंटू डी, तो दिस इज माई एम डी स्क्वायर थीटा डबल डॉट। तो मेरी इक्वेशन क्या हो जाएगी? एम डी स्क्वायर थीटा, इक्वेशन यहाँ जगह है कहीं, लिखता हूँ, क्या हो जाएगी? समय यह है ना, समेशन ऑफ टॉर्क। तो समेशन ऑफ टॉर्क क्या हो जाएगा? अच्छा, इसकी जो डायरेक्शन होगी, ये डायरेक्शन मैंने उल्टी बना दी है, एक ही डायरेक्शन में लगेगा। इधर को भाई, अगर आप इधर को खोल रहे हो तो ये उधर को जाएगा, और अगर मतलब ये जो डैम्पिंग फोर्स और ये है, इनकी डायरेक्शन सबकी सेम ही होगी भाई। या तो आप खोल रहे हो तो सारा क्लॉकवाइज, बंद कर रहे हो तो सारा एंटी क्लॉकवाइज। एनीवे, तो दिस विल बी एम डी स्क्वायर थीटा डबल डॉट प्लस के थीटा प्लस सी थीटा डबल डॉट, एंड दैट इज इक्वल टू, अब ये देखो, ये जो आई अल्फा है ये इनर्सिया है। ये क्या है? इनर्सिया। तो इसकी डायरेक्शन इन सबसे अलग होगी। तो यहाँ पे या तो माइनस पहले से लगा रखो, या यहाँ माइनस आई थीटा डबल डॉट। ठीक है, ये जैसे पहले किया है उस तरह की चीजें। माइनस साइन समझ में आ रहा है या बताऊं फिर से? बता दो सर एक बार डायरेक्शन का क्या। ठीक, बता देता हूं। देखो, आपको ये जो हमने, ये जो इक्वेशन लिखी है ये टी एलम्बर्ट से लिखी है, टी एलम्बर्ट से, टी एलम्बर्ट। ठीक है, टी एलम्बर्ट क्या कहता है कि सम ऑफ फोर्सेस किसी बॉडी पे है दैट वुड बी इक्वल टू इनर्शिया फोर्स। ठीक, तो ये इधर तो ये सारे फोर्स आ गए आपके, ओ सॉरी सॉरी, सारे टॉर्क आ गए, और जो इधर को आएगा वो इनर्शिया फोर्स आएगा, इनर्शियल इनर्शियल टॉर्क। तो इनर्शियल जो टॉर्क है वो आई थीटा डबल डॉट है, और ये आ जाएगा विद माइनस साइन, क्योंकि इनर्शिया है तो ये अपोजिट में रहेगा। सो ये आपकी इक्वेशन मिल गई, ये डी एलम्बर्ट से किया है। ठीक है, आपको न्यूटन का सेकंड लॉ से बताया था। तो न्यूटन के सेकंड लॉ में क्या यस है? सर यस सर। सारे फोर्सेस का सम इक्वल टू जीरो। तो जब सारे फोर्सेस का सम करोगे तब ये प्लस साइन के साथ इधर आ जाएगा, एंड दैट वुड बी इक्वल टू जीरो। यानी अगर इसी, ये डी एलम्बर्ट से किया है, और इसी को अगर मैं न्यूटन सेकंड लॉ से करूं तो ये हो जाएगा एम डी स्क्वायर, सेम चीज आ जाएगी, थीटा डबल डॉट प्लस के थीटा प्लस सी थीटा डॉट। ठीक, ये तो सारे मेरे हो गए जो अप्लाइड फोर्स है। अब
जो आपका इनर्शिया फोर्स है उसका सम आप करेंगे इनके साथ ही, ठीक है। तो ये इस डायरेक्शन के अपोजिट लगेगा, तो है तो ये हो जाएगा माइनस, और ये चूंकि एंटी क्लॉकवाइज है तो माइनस आई थीटा डबल डॉट दिस इज इक्वल टू, तो दोनों से देखो इक्वेशन सेम आएगी, ठीक है। सेफ साइड आप जानो कि हमेशा यहाँ पे कभी माइनस साइन आता होता नहीं है, हमेशा प्लस ही आएगा, ठीक है। सो कोई आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। सो यस दिस सर, इज यस माय सर। फाइनल इक्वेशन। अब थोड़ा सा जल्दी से मेरी हेल्प करो क्योंकि टाइम ज्यादा बचा नहीं है, तो प्लीज फोकस करिए, क्वेश्चन बहुत मजेदार है। तो ये मेरी इक्वेशन हो गई। अब मैं इससे निकालना चाहता हूं कि मेरा नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या है। तो ये मास वाली जो टर्म है ये वाली, इससे इसको डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ पे के अपॉन एम जैसे आता था वैसे ही आ जाएगा। तो मेरा ओमेगा एन जो है ये फार्मूला हो जाएगा, पहले भी इस तरह का आया है। तो ओमेगा एन क्या हो जाएगा, के अपॉन आई प्लस एम डी स्क्वायर, ठीक है। तो ये वैल्यू आपको सारी जो है उसने दे रखी है, ठीक है। तो k की वैल्यू दे रखी है, i की वैल्यू दे रखी है, m दे रखा है, और जो ये d है, तो d इसने क्या एज्यूम किया है, लिखा नहीं है बट d एज्यूम क्या किया है कि इसके सेंट्रोइडल पे ही दिया हुआ है ना, तो ये d की वैल्यू हाफ ले रहा है। जैसे ये 0.90 मीटर पूरा लेंथ है ना, तो इसके आधे पे ले रहा है, इसीलिए यहाँ पे d क्या लिया हुआ है 0.45। देखो इतना टफ क्वेश्चन आपके आरटीयू में तो नहीं आएगा, लेकिन ये आपको कराने का उद्देश्य सिर्फ ये है कि आप देखो कि इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, बस इसलिए करा रहा हूं और कोई बात नहीं है, ठीक है। तो ओमेगा एन आ जाएगा। यस सर। अब जो जाई की वैल्यू है वो क्या है, सी अपॉन सी सी, फार्मूला क्या है सी अपॉन सी सी, और सी सी क्या है 2m ओमेगा एन, सी सी इक्वल टू 2m ओमेगा एन। अब यहाँ पे m की जगह ये वाली टर्म चल रही है आई बार एम डी स्क्वायर, तो 2 ओमेगा एन ये हमारा m, ठीक है। अगेन ये सारी वैल्यू आपको जो है दी है। अब पहले वाले में क्या है कि जाई की वैल्यू 1, पहला क्वेश्चन क्या पूछा था आपसे कि भाई आप मुझे डैम्पिंग कोफिशिएंट बताओ जब सिस्टम इज क्रिटिकली डैम्प। तो सिस्टम क्रिटिकली डैम्प है, इसका मतलब क्या है कि जो डैम्पिंग रेशियो है जाई दैट इज 1, ठीक है। तो इसलिए व्हेन इट इज 1 देन c इक्वल टू 2 ओमेगा एन, जो cc की वैल्यू है, और cc की वैल्यू सारी वैल्यू आप पुट कर दोगे, ओमेगा एन आपने यहाँ पे निकाला हुआ है, आई बार दिया हुआ है, m आपको पता है d 0.45 मीटर लिया हुआ है, तो आपको ये c आ जाएगा। बोलो आ जाएगा कि नहीं। यस सर। ओके, अब इंपॉर्टेंट पार्ट पे आइए। अब आपको जो बी में क्या पूछा है, एक आदमी है जिसने बहुत सारा सामान लिया हुआ है बट जल्दी में वो दरवाजा को जो है खोलता नहीं, उस पर चोट मारता है, धक्का देता है। तो अगर 70 डिग्री खोलना है इस दरवाजे को मतलब इतने धक्का इसमें मारे कि इसमें किस एंगुलर वेलोसिटी से ये दरवाजा खोला जाए कि ये 70 डिग्री खुल जाए। जैसे आप इमेजिन कीजिए, इस दरवाजे को आप थोड़ा धीरे से आप पुश करिए तो ये थोड़ा खुलेगा, थोड़ा तेजी से एंगुलर वेलोसिटी दोगे थोड़ा ज्यादा खुलेगा, थोड़ा और तेजी से खोलोगे तो ये ज्यादा खुलेगा। समझ में आ रही बात। यस सर। जहां कहीं भी इस तरह का सिस्टम हो आप करके देखना, आपको अंदाजा होगा। तो ऑटोमेटिक दरवाजे क्लोज होने वाले सिस्टम होते हैं, उन सब जगहों पे आप ये आप ये टेस्ट कर सकते हो। उसमें अगर आप थोड़ा धीरे से दबाओगे, वेलोसिटी दोगे तो थोड़ा खुलेगा, और ज्यादा दबाओगे तो ज्यादा खुलेगा, खूब ज्यादा करोगे तो खूब ज्यादा खुलेगा। आप सवाल आपसे पूछा है कि कितनी एंगुलर वेलोसिटी से वो इसको धक्का मारे कि ये 70 डिग्री खुल जाए। 70 डिग्री इसलिए पूछ रहा है कि वो आराम से निकल जाए। समझ आया। यस सर। डेली लाइफ में भी इस तरह आपने एक्सपीरियंस किया होगा। तो अब देखो, अब इस वाले पार्ट को करना है। अब देखो ये क्या है, फोर्स वाइब्रेशन का केस है कि फ्री वाइब्रेशन का।
ये फ्री वाइब्रेशन का है, क्योंकि इस पे लगातार वो फोर्स नहीं लगा रहा है। वो क्या है कि शुरू में धक्का देके फिर छोड़ दे। ये डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट है, चीजों को रियल लाइफ से जोड़ रहा हूं मैं। आपका वाइब्रेशन जो पढ़ रहा हूं इसको रियल लाइफ से जोड़ रहा हूं। तो अब आप देखिए, वीडियो ऑफ कर दे। अब आप देखिए क्या है कि वो जब दरवाजे को हल्के से दबाएगा, हल्का सा दबाएगा तो वो थोड़ा खुलेगा, ज्यादा तेजी से दबाएगा तो ज्यादा खुलेगा। और ये फ्री वाइब्रेशन का केस है। क्यों? क्योंकि वो थोड़ा सा दबा के दरवाजा फिर छोड़ दे रहा है। तो जब वो थोड़ा सा दबा के छोड़ दे रहा है तो क्या हुआ, इनिशियल डिस्टरबेंस देके उसके बाद दरवाजा खुलेगा बंद होगा, खुलेगा बंद होगा, फिर कहीं जाके सेटल होगा, अगर अंडर डैम्प है। अंडर डैम्प नहीं है तो वो धीरे धीरे आएगा। सो बट बेसिकली दिस इज नॉट फोर्स वाइब्रेशन। फोर्स वाइब्रेशन कब होता? जब वो हैंडल पकड़ के पूरा खोलता और उसके बाद बंद करता, अब कौन सा केस हो जाता? फोर्स वाइब्रेशन का। अभी फ्री वाइब्रेशन का है। क्यों? क्योंकि उसने आया, उस आदमी ने और सामान वामान लिया था, उसने थोड़ा सा धक्का मार के खोलना चाहा। बोलो, ये उदाहरण से फ्री और फोर्स का डिफरेंस समझ में आया? यस सर। गुड। तो अब क्वेश्चन है कि 70 डिग्री खोलना है तो कितनी वेलोसिटी से वो इसको धक्का दे। तो अब देखो, जब ये फ्री वाइब्रेशन का केस है तो जब वो धक्का देगा तो वो वहां मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आपको मिल रहा है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ही तो है वो। मान लो उसने थीटा 0 से उसको वेलोसिटी से धक्का दिया तो वो कहां तक जाएगा, वो उसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है ना। यस। ये बात नहीं समझ में आई? ये केस कौन सा है? ये देखिए क्रिटिकल डैम्पिंग का है। तो क्रिटिकल डैम्पिंग में क्या होता था, ऐसे ही आता था ना। सो ये वाला जो डिस्टेंस है ये क्या है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड या मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। सो दिस इज मैक्सिमम। ये कब मिलेगा बताओ? बताइए। नहीं समझ आ रहा भाई? इसका एक टाइम पीरियड होता है। यस सर। तो जो टाइम पीरियड है वो क्या होता है, जो फ्रीक्वेंसी है 1/ओमेगा n एट दिस टाइम पीरियड ना। तो ये जो इसमें जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है यही तो टाइम पीरियड आएगा। नहीं समझ में आ रहा, मिस कर रहे हो तुम लोग। तो ये टाइम पीरियड है, दैट वुड बी 1/ओमेगा n। इसलिए आपको ये समझने में इसलिए दिक्कत हो रही है क्योंकि आप लोग साइन कर्व और अंडर डैम्प उसके आदि हो, और ये क्रिटिकल डैम्प का है। चलो पहले उसमें देखो अंडर डैम्प में क्या होता है। अंडर डैम्प में ऐसे बनता है कर्व। तो इसमें जो इसका जो फ्रीक्वेंसी है एक साइकिल में वो कितनी है, 1 ये जो टाइम पीरियड है टीडी, ये वाला फार्मूला नहीं याद है आपको? ये कैपिटल टी इक्वल टू 1/ओमेगा n होता है, ये नहीं पता है? होता है या नहीं? यस सर। यस सर। वही फार्मूला यस सर। लगा दो, दैट वुड बी योर टी इक्वल टू 1/ओमेगा n। ओमेगा n आप निकाल चुके हो, ओमेगा n निकल चुका है। सो दिस टी इज इक्वल टू 0.88 सेकेंड। यानी कि हमें ये पता हो गया कि जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे जाएगा वो कितने टाइम में जाएगा। तो वो हो गया 0.88 सेकेंड। वो हो गया 0.88 सेकेंड, क्योंकि ओमेगा एन की वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो ये आ जाएगा। अच्छा, अब अब आपको मैं कुछ इक्वेशन दिखाऊं, वो आप देख लीजिए। जैसे ये वाली इक्वेशन देखिए, ये क्रिटिकल डैम्पिंग का जो डेरिवेशन किया था उसकी इक्वेशन है ये। क्रिटिकल डैम्पिंग का जो इक्वेशन बनाई थी हमने, जो डिस्प्लेसमेंट और टाइम का जो रिलेशन निकाला था वो ये आया था, ई की पावर माइनस ओमेगा एन टी एक्स, मतलब C0 प्लस, ऐसे आया था ना, C0 प्लस। यस सर। यस सर। यस सर। हाँ, तो ये वो इक्वेशन है। अब इसमें क्या है कि अब जो आपको इसमें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, तो वो हमारा ये यहाँ से आएगा।
ये, और उस समय का जो टाइम है वो ये निकाला है। एक्चुअली ये आपको करवाया नहीं है क्योंकि ये आपके सिलेबस में ज़्यादा था नहीं, इस वजह से ये करवाया नहीं था, बट ये वाली इक्वेशन कराई है। तो ये जो वैल्यूज हैं करवाया ये भी है क्योंकि एम्पलीट्यूड निकाला था तभी तो कर बना था। ये इक्वेशन है करस्पॉन्डिंग, मैं इतना कहना चाहता हूँ। फिर मैं जल्दी से, एक्चुअली टाइम खत्म हो रहा है, तो उन इक्वेशंस की यूज करके, आप थोड़ा सा फास्ट चल रहे हैं, उन इक्वेशन का वहां पे एक्स था, यहाँ थीटा है, उन इक्वेशन को यूज करके तो अभी आपको दिखाई, उससे क्या है कि इनिशियल वेलोसिटी निकल आएगी। तो उसने पूछा हुआ है किस वेलोसिटी से वो धक्का दे 70 डिग्री खुल जाए। अब एक इंपॉर्टेंट है डिस्कशन कि ये 70 डिग्री जो है और हमारा ओमेगा एन रेडियन में है, तो इस डिग्री को आपको रेडियन में चेंज करना पड़ेगा, इसीलिए 2 पाई/360 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे इसको तो आपका ये रेडियन में आ जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना जो मैं आपको बता रहा था। तो यहाँ से मेरी इनिशियल वेलोसिटी आ गई ये। अब जो ये हमको क्या, अब नेक्स्ट जो उसका पार्ट है क्वेश्चन का, तो अब पूछ रहा है कि कितनी देर बाद वो 5 डिग्री पे पहुंच जाएगा। जैसे आपने धक्का दिया इसको तो ये वहां पहुंच गया, फिर वो बंद होने के लिए आएगा और कितनी देर में, यानी थीटा 5 डिग्री हो जाए। जब आप थीटा 70, पहले थीटा 0 था, आपने धक्का मारा, थीटा 70 पहुंच गया, फिर वो वापस आए और वापस 5 डिग्री पे पहुंच जाए तो कितना टाइम लगेगा। तो इस क्वेश्चन को भी उसी इक्वेशंस में जो आपको दिया हुआ है उन इक्वेशन में आप पुट करोगे तो आप टी निकाल लोगे, है ना। ये जो इक्वेशन अभी इधर लिखी थी ये वाली, यहाँ से ये निकल आएगा। अब इसमें डिटेल में नहीं जा रहे हैं। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे बताना है, इन इक्वेशन को यूज करके आप कर सकते हैं। तो अब वो नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछता है कि ये तो था आपका क्रिटिकली डैम के लिए, क्रिटिकली डैम में हमने थीटा डॉट और टाइम निकाल लिया। अब वो इस पार्ट में कह रहा है कि अगर जाई की वैल्यू 1.3 हो। देखो आपको क्वेश्चन पूरा नहीं समझ में आ रहा होगा, कोई बात नहीं, आपके उसमें जो पीडीएफ मैंने शेयर किया उसमें दिया हुआ है, तो आप वहां से इसको दोबारा से देख लेना। बट एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन है वो मैं करना चाह रहा हूँ कि ये जो बी और सी है ये तो क्रिटिकली टाइम के लिए अभी हमने किया है। अब अगर वो कह रहा है कि फिर से इसको करिए कि जब जाई की वैल्यू 1.3 हो, तो जाई की वैल्यू 1.3 का मतलब ये क्रिटिकली टाइम पे, अंडर टाइम पे, ओवर टाइम पे, जल्दी बोलो। ओवर टेम्परेचर। हाँ, वेरी गुड, सो इट इज ओवर डैम। अब वो कह रहा है कि आप इसको दोबारा से ओवर डैम सिस्टम मानते हुए आप थीटा 0 और टाइम निकालिए, सेम चीज। तो जब उसको करके निकाला गया तो जो टाइम आया वो 6.2 सेकेंड आया, और जब क्रिटिकली डैम किया था तो जो टाइम आया था वो कहाँ गया, 4.658 आया था, 4.658। और व्हेन इट इज ओवर डैम देन टी इज 6.2 सेकेंड। ठीक है, समझिए मैं एक बड़ी बात कहने जा रहा हूँ। तो और जो वेलोसिटी है वो क्या है, ओवर डैम के केस में 4.54 आई है रेडियन पर सेकेंड, और जब वो क्रिटिकली डैम्प है देन इट इज 3.78 रेडियन पर सेकेंड। तो हम ये देख पा रहे हैं, जो इम्पोर्टेंट बात है जिसको मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हार्डर किक इज रिक्वायर्ड टू ओपन द डोर व्हेन सिस्टम इज ओवर डैम्प। ठीक है, मैं अब दो चीजें कंपेयर कर रहा हूँ कि इस न्यूमेरिकल को दो तरह से सॉल्व किया गया है। एक सॉल्व किया गया है क्रिटिकली डैम मानते हुए, और एक सॉल्व किया गया है ओवर डैम मानते हुए। ये ओवर बात आप टेम्प। समझ लोगे अभी। तो ओवर डैम में ये पाया गया है कि ओवर डैम में आपको ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, ज्यादा वेलोसिटी से फेंकना है तो ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, और क्रिटिकली डैम में आपको कम ताकत लगानी पड़ेगी। ठीक है, फॉर दी अप्रोक्सीमेटली यस सर। सेम टाइम। जैसे आपको बोफोर्स तोप का एग्जाम्पल दिया था
कि अगर उस सिस्टम को आप ओवर डैम्प करेंगे तो ओवर डैम्प की जगह उसको क्रिटिकली डैम्प डिजाइन करना ज्यादा बेटर है। सिमिलरली ये जो प्रॉब्लम हम सॉल्व कर रहे हैं इसको क्रिटिकली डैम्प अगर हम डिजाइन करें, क्रिटिकली डैम्प मानते हुए डिजाइन करें, तो हमको सबसे लीस्ट ताकत लगानी पड़ेगी। बोफोर्स तोप या और जो तोप की आर्टिलरी की बात हुई थी उसमें था कि सबसे कम रिएक्शन हमें कब मिलेगा, उसको हम ओवर डैम डिजाइन करें या क्रिटिकली डैम, तो उसका आंसर था क्रिटिकली डैम डिजाइन कीजिए, तो आपको उसमें जो रिएक्शन फोर्स मिलेगा वो कम मिलेगा। उसी प्रकार से ये जो न्यूमेरिकल कर रहे हैं इसमें अगर किसी को धक्का देके खोलना है उस दरवाजे को, तो उसको क्या है कि क्रिटिकली डैम डिजाइन करें तो उसको कम से कम ताकत लगा। आप चाहते हैं कि उसको भाई सामान लिया हुआ है, लदा हुआ है, तो कम ताकत में वो खोल ले दरवाजा, यही आप चाहते हैं। सो दैट वुड बी अटेन्ड बाय क्रिटिकली डैम। ओवर डैम करोगे तो उसको ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी और टाइम का ज्यादा फर्क नहीं आया है। तो इसको प्लॉट किया है उन्होंने, तो इस कर्व में दिखाया है। इधर ये क्या है, थीटा है वाई एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस पे टाइम है। तो आप देखिए किसी पर्टिकुलर थीटा पे, किसी पर्टिकुलर थीटा, ये रेडियन में है, डिग्री नहीं है, रेडियन में है, तो 0.4 पे आप देखिए जैसे यहाँ आए, तो इस टाइम पे जो टाइम का है वो बहुत ज्यादा फर्क नहीं आ रहा है, राइट। यस सर। लेकिन जो वेलोसिटी है उसमें फर्क आ जा रहा है। तो आपको बस इतना समझ लीजिए, आखिरी बात है कि अगर कोई सिस्टम आप डिजाइन कर रहे हैं तो उसमें ये पाया गया है कि उसको, आपके पास अगर ये है कि उसको ओवर डैम डिजाइन करें या क्रिटिकली डैम डिजाइन करें, तो उसको हम लोग क्रिटिकली डैम डिजाइन कर रहे हैं जहां पे आपको कंफर्ट चाहिए। जैसे दो उदाहरण थे, एक था बोफोर्स तोप का, उसको क्रिटिकली डैम डिजाइन कीजिए जिससे कि रिएक्शन फोर्स कम से कम आए। और दूसरा आपका है जो ये डुअर अभी हम लोग जिस न्यूमेरिकल को कर रहे हैं, इसमें क्या है कि आपको कम से कम ताकत के साथ वो खोलना चाहता है सामान लिया हुआ आदमी, तो उसके लिए उसको क्रिटिकली डैम डिजाइन करना चाहिए। तो विद दैट विल फिनिश फॉर टुडे। आपकी अटेंडेंस ले लूँ मैं, तो छोड़ के चले गए। ठीक है, जाइए। थैंक यू।